हेलो दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे व्याख्याता गणित का के जो प्रश्न है उसका हल देखेंगे जो 2019 में आया था। तो उसमें से हम लोग शुरुआत करते हैं पहला भाग से। ये चूंकि 100 क्वेश्चन को एक साथ बना पाना तो एक ही वीडियो में संभव नहीं है, इस कारण से इसके अलग अलग वीडियो आएंगे। तो पहला वीडियो में हम लोग इसमें बात करेंगे भाग एक के बारे में। और भाग एक में हमारे पास है बीजगणित अनुक्रम श्रेणी क्रमचय संचय में है। तो इसमें ये 20 क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेगा। तो पार्ट वन में हम लोग कोशिश करेंगे कि 20 क्वेश्चन कवर करें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारे पास है। पहला प्रश्न जो है वो है, एक समुच्चय दिया है और जिसमें बोला है कि ये ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो इसमें से हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। इसमें हमारे पास तीन समुच्चय दिए हैं, तीन अलग अलग समुच्चय दिए हैं। एक समुच्चय है ए, यू दिया है, ए दिया है और बी दिया है। तो इसमें से हमारे पास जो यू समुच्चय है वो हमारे पास इस तरह से है। अगर हम लोग उसमें से क्या बोलते हैं एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लें, तो एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो इस तरह से बनेगा एक्स क्यूब माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0 बनेगा। ठीक है। तो अगर हम लोग इसमें से देखें तो इसमें से एक तो x का मान 0 आ जाएगा और बाकी जो मान होगा उसको हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। इसमें मान रख के निकाल सकते हैं, या तो इसको हम लोग अलग अलग फैक्टर बना सकते हैं, या तो सबसे आसान तरीका होता है मान रख के निकाल सकते हैं। जैसे x इक्वल टू 1 रखते हैं तो x इक्वल टू 1 के लिए सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इतने को देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे, अगर इसमें एक रखेंगे तो 1 का घात 3 1 हो गया, ये 6 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा और ये ऋण 6। तो इसको अगर हल करेंगे तो ये 0 आ रहा है, मतलब x इक्वल टू 1 मान होगा। उसी तरह से x का मान 2 के लिए देख लेते हैं। तो 2 के लिए अगर रखेंगे तो ये हो जाएगा 8 ऋण 4, ये दो दूने 4 हो जाएगा और 6 चौक 24 हो जाएगा और ये हो जाएगा 11 दूनी 22 ऋण 6। तो यहाँ पर देखिए ये 24 और 6 30 और 22 और 8 30, मतलब इसके लिए भी ये सही हो जाएगा। उसी तरह से x बराबर 3 के लिए देख लेते हैं। तो अगर 3 रखेंगे तो 3 तिया 9 तिया 27 हो जाएगा और ये 3 तिया 9 छक्का 54 हो जाएगा और ये हो जाएगा 11 तिया 33 ऋण 6। तो अगर हम लोग इसको भी देखेंगे तो ये हो जाएगा क्या बोलते हैं 54 और 6 60 हो जाएगा और 27 और 33 60 हो जाएगा, मतलब ये मान हो जाएगा। तो कुल मिला के यू हमारे पास एक समुच्चय आ जाएगा जिसमें होगा 0 होगा 1 होगा 2 होगा और 3 होगा। ठीक है। इसी तरह से हम लोग ए निकाल लेते हैं। तो ए का मान अगर निकालेंगे तो ए हमारे पास जो समुच्चय है वो कुछ इस तरह से एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 है। तो इसमें भी हम लोग अलग अलग मान रख करके देख सकते हैं। जैसे इसमें से या तो फैक्टर बना सकते हो अलग अलग, या तो ऐसे करके जैसे फैक्टर बना सकते हो 5 को तोड़ोगे तो ये हो जाएगा ऋण 3x ऋण 2x धन 6 बराबर 0। तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 3, ऋण 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो कुल मिला के x माइनस 2 और x माइनस 3 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x का मान एक आ जाएगा 2 और एक मान आ जाएगा 3। तो कुल मिला के a हमारे पास एक समुच्चय आ जाएगा और a का मान हो जाएगा 2 और क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है। इसका मान हम लोग 2 और 3 लिख सकते हैं। ठीक है। इसी तरह से अगर हम लोग क्या बोलते हैं बी का बात करें तो बी का जो समुच्चय है, बी का मान जो है वो बी का मान दिया है, बी का मान जो है एक्स स्क्वायर माइनस 3x धन 2 दिया है। ठीक है, इक्वल टू 0। तो इसमें देखो, इसको अगर आप अलग अलग फैक्टर करना चाहोगे तो कर सकते हो, वरना इसमें मार रख के देखो, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन में देखो 0 है, 1 है, 2 है और 3 है। तो इसमें से हम लोग देखेंगे 0 के लिए तो होगा नहीं, 1 के लिए देख लेते हैं। तो x इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1 के लिए सही है कि नहीं देख लेते हैं। तो 1 ऋण 3 धन 2, तो ये 0 हो जा रहा है, मतलब 1 इसका सही आंसर होगा। अगर 2 के लिए देखेंगे तो 2 के लिए क्या हो जाएगा 4 ऋण 6 धन 2, तो ये 2 के लिए भी सही आंसर हो जाएगा। तो 2 ही मान आएंगे। x बराबर 3 के लिए चेक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये वर्ग समीकरण है और वर्ग समीकरण में केवल 2 ही मान सत्य होंगे, मतलब कि केवल इसके कितने मान निकलेंगे 2 मान। तो यहाँ पर हमारे पास b का जो समुच्चय होगा वो हमारे पास आ जाएगा 1 और 2 आ जाएगा। ए का कितना निकाले, ए का हम लोग निकाले थे 2 और 3 निकाले थे। उसी तरह से यू का मान हम लोग निकाले थे 0 1 2 और क्या निकाले थे 3 निकाले थे। तो हमको फाइनली फाइंड क्या करना है, हमको निकालना है ए सर्वनिष्ठ बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, मतलब डैश निकालना है, मतलब पूरक निकालना है उसका। तो अगर हम लोग इसका पूरक निकालेंगे तो ये हो जाएगा ए
सरोनिस्ट बी का डैश। तो इसका हम लोग डिमार्गन प्रमेय से देख सकते हैं, हमारे पास डिमार्गन प्रमेय होता है। तो डिमार्गन प्रमेय के अनुसार से हम लोग यहाँ पर ये कर सकते हैं, ए का डैश यूनियन बी का डैश लिख सकते हैं, है ना। डिमार्गन प्रमेय अगर आपको नहीं पता होगा तो ये होता है कि अगर हमारे पास ए संग बी का पूरक निकालना है तो वो अलग अलग हम लोग पूरक लिखेंगे, तो ये जो होगा वो सर्वनिष्ठ हो जाएगा। उसी तरह से अगर ये सर्वनिष्ठ है तो उस समय ये संग हो जाएगा, ए संग बी का अलग अलग डैश लग जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये सर्वनिष्ठ था तो ये संग हो जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग ए डैश निकालेंगे और बी डैश निकालेंगे। तो ए डैश का मान क्या हो जाएगा, ए डैश मतलब यू माइनस ए निकाल सकते हैं। तो u माइनस ए मतलब u में से ऐसे क्वांटिटी जो a के हैं उसको छोड़ देना है। तो इसका मान क्या हो जाएगा, a का मान 2 और 3 है, तो 2 और 3 को छोड़ देंगे तो 0 और क्या बचेगा, 1 बचेगा। उसी तरह से b का डैश निकालेंगे, तो b का डैश निकालेंगे तो u माइनस बी हो जाएगा। तो u माइनस बी देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, u में से b वाले अवयव को छोड़ देंगे, तो b वाले अवयव क्या है, 1 और 2 है, और u का अवयव क्या है, 0 1 2 3 है। तो इसमें से 1 और 2 को छोड़ देंगे तो ये हमारे पास आ जाएंगे 0 और क्या बन जाएंगे, 3 बन जाएंगे। अब इसका हम लोगों को क्या निकालना है, संग निकालना है। संग मतलब दोनों को लिख रहा है जी, तो ए संग बी, ए डैश संग बी डैश क्या हो जाएगा, दोनों को मिला करके लिख देना है। तो दोनों को अगर मिला करके लिख देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 0 1 और 3 हो जाएगा। इसमें से 0 डबल है तो समुच्चय में, किसी भी समुच्चय में डबल नहीं लिखा जाता। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो 0 1 3 हो जाएगा। मतलब ये हमारा ऑप्शन जो है, ऑप्शन ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही है। इसी तरह से अगर चाहेंगे तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, एक तरीका और है कि ए ए जो है, ए सर्वनिष्ठ बी का जो डेस है ये हमको निकालना है पूरक। तो इसको हम लोग चाहेंगे तो u माइनस ए सर्वनिष्ठ बी भी कर सकते हैं। u में से ए सर्वनिष्ठ बी को घटा देंगे तो भी आ जाएगा। जैसे u के अवयव क्या क्या है, तो 0 है, 1 है, 2 है और 3 है, ठीक है। माइनस ए सर्वनिष्ठ बी का मान क्या होगा, तो ए और बी में कॉमन कौन चीज है, तो देखिए ए का मान क्या है, 2 और 3, और बी का मान क्या है, 1 और 2। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इन दोनों में हमारे पास 2 कॉमन है। तो अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर हम लोग इसका मान देखेंगे तो ये 2 होगा। तो अगर हम लोग इसमें से 2 को छोड़ दें तो कुल मिला के ये हो जाएगा 0 1 और 3 हो जाएगा। तो इसका ये उत्तर सही होगा। तो आप लोगों को अगर ये सूत्र पता है तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, या तो डिमार्गन प्रमेय से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, एक समीकरण दिया है, लेमडा एक्स प्लस साइन वाई, साइन अल्फा वाई प्लस साइन अल्फा जेड इक्वल टू 0 दिया है। और इस तरह से ये 3 समीकरण दिया है, और इसमें बोला है कि एक अतुच्छ हल रखता है। अतुच्छ हल मतलब होता है नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन, है ना। तो नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन रखता है और लेमडा का मान 1 है, तो हम लोगों को किसका मान निकालना है, अल्फा का मान निकालना है। तो यहाँ पर नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन क्या होता है, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। तो नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन अगर हम लोग देखें तो नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन उसको कहते हैं, जैसे कि हमारे पास कोई 3 समीकरण होते हैं, एक्स वाई और जेड इक्वल टू, मान लो कोई 0 दिया है, यहाँ पर कोई संख्या ना दे करके 0 दिया है। तो इसके 3 कंडीशन बनते हैं। या तो एक कंडीशन ये बनता है, 3 समीकरण होंगे, एक कंडीशन ये बनता है कि अगर तीनों का मान 0 हो, तीनों का मान जो हो एक्स वाई जेड तीनों का मान 0 हो, ठीक है, तो इसको बोलते हैं ट्राइवल सॉल्यूशन। इसको बोलते हैं हम लोग ट्राइवल बोलते हैं, नॉन ट्राइवल नहीं बोलते हैं। नॉन ट्राइवल इसको बोलते हैं कि एक्स और वाई और जेड में से कम किसी एक का मान 0 नहीं होना चाहिए। मतलब तीनों का मान 0 ना हो तो अच्छी बात है, वरना कम से कम, कम से कम एक शून्य ना हो, एक, है ना, एक शून्य ना हो, शून्य ना हो। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। तो नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन में इसकी एक क्वालिटी होती है, अगर हमारे पास कोई समीकरण है, अगर वो नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन रखता है तो उस समय उसका जो डिटरमाइन होता है, मतलब उसका जो सारणिक होता है, उसका मान 0 होता है। क्योंकि देखिए इधर का जो मान है, ये जो मान दिया है ये तो 0 ही है ना। अगर हम लोग देखें इसका जो मान दिया है इधर का, ये राइट साइड में जो मान दिया है वो 0 है। तो इस कारण से हम लोग इधर का जो मान निकालेंगे, वो उसका जो सारणिक निकालेंगे वो भी मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हम लोग इसका सारणिक निकाल लेंगे और हल कर लेंगे। तो यहाँ पर लैम्डा का मान तो ऑलरेडी 1 दे दिया है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, देखिए इसका अगर हम लोग, मैं उसको सारणिक के रूप में बना दूं तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसका मान 1 हो जाए, ये हो गया लैम्डा, ये हो गया साइन अल्फा, और ये हो जाएगा कॉस अल्फा, नीचे में हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा कॉस अल्फा, और ये हो जाएगा साइन अल्फा, और नीचे में हो जाएगा हमारे पास -1 साइन अल्फा,
और एक हो जाएगा माइनस कॉस अल्फा इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इक्वल टू हम लोग क्या रख देते हैं, 0 रख देते हैं। अब इसमें से लेमडा का मान हमको पता है, लेमडा का मान इसमें दे दिया है कि 1 है, लेमडा का मान कितना रखना है, 1 रखना है। तो हम लोग इसका मान 1 रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 साइन अल्फा हो जाएगा, कॉस अल्फा हो जाएगा, और नीचे में हो जाएगा 1 कॉस अल्फा साइन अल्फा, और यहाँ पर हो जाएगा -1 साइन अल्फा, और ये हो जाएगा माइनस कॉस अल्फा। अब इसको हम लोगों को हल करना है, तो इसको हल करने का तरीका क्या है, सारणी को विस्तार कर लीजिए। तो या तो विस्तार आप डायरेक्ट कर सकते हैं, या शॉर्टकट तरीका ये है कि आप इस कॉलम और इस कॉलम नहीं, इस रो को, ये जो रो 3 है और ये जो रो 1 है, इन दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो ऐसा करोगे तो ये ऋण 1 और धन 1 0 हो जाएगा, कॉस अल्फा और माइनस कॉस अल्फा ये 0 हो जाएगा। तो कम से कम थोड़ा सॉल्यूशन सरल हो जाएगा। तो हम लोग ऐसे कर लेते हैं, दोनों को ऊपर में जोड़ देते हैं, तो ये हो गया 0, यहाँ पर ये दोनों जुड़ जाएंगे साइन अल्फा, तो ये हो जाएगा 2 साइन अल्फा, और नीचे हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। उसी तरह से बाकी सेम रहेंगे, तो 1 हो गया कॉस अल्फा हो गया साइन अल्फा हो गया, नीचे का मान हो जाएगा -1, ये हो जाएगा साइन अल्फा, और इसका मान हो जाएगा कॉस अल्फा इक्वल टू क्या लाना है, 0। तो अब हम लोग इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं, तो इसके सापेक्ष विस्तार कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस लेंगे, क्योंकि इसमें प्लस लेते हैं, इसमें माइनस लेते हैं, इसमें प्लस लेते हैं, तो ये वाला माइनस होगा, तो -2 साइन अल्फा। ठीक है, तो -2 साइन अल्फा, तो 2 साइन अल्फा को लेंगे, तो उस कंडीशन में हम लोग किस किस को छोड़ देंगे, ये वाले लाइन को छोड़ देंगे, ये वाले को छोड़ देंगे। अब इसको तिर्यक गुणा करना है, इसको यहां से गुणा करना है और इसको यहां से गुणा करना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस कॉस अल्फा, और ये हो जाएगा प्लस साइन अल्फा इक्वल टू क्या दिया है, 0 दिया है। ठीक है, अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू 0 है, तो इसको 0 लिख सकते हैं और इसके इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। तो हम लोग इसको अलग अलग इक्वल टू 0 लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन अल्फा इक्वल टू 0 हो जाएगा, और एक हो जाएगा माइनस कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर साइन अल्फा इक्वल टू 0 है, तो अल्फा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एन पाई। ठीक है, इसका जो मान आएगा वो एन पाई होगा, और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कॉस अल्फा को पक्षांतर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा इक्वल टू कॉस अल्फा। अब यहाँ पर ये लिख सकते हैं साइन अल्फा बटा कॉस अल्फा बराबर 1 लिख सकते हैं, इसको गुणित 1 लिख सकते हैं, तो कॉस अल्फा इसके नीचे आ जाएगा, 1 हो जाएगा, तो कुल मिला के फाइनली ये आ जाएगा टेन अल्फा बराबर 1 हो जाएगा। तो टेन अल्फा का मान 1 होगा, तो टेन अल्फा बराबर ये हो जाएगा, टेन 1 का मान क्या होता है, पाई/4 होता है। टेन कितने अंश का मान 1 होता है, पाई/4 का मान 1 होता है। अब इसमें से हम लोग अल्फा मान निकालेंगे, तो अल्फा का मान हो जाएगा हमारे पास एन पाई प्लस पाई क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ पर अल्फा के दो मान आए, एक आया एन पाई और दूसरा आया एन पाई प्लस पाई/4। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा वाला सही है, इसमें से आया हमारे पास एन पाई प्लस पाई/4 और एन पाई, तो ये वाला ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, तीसरा क्वेश्चन दिया है, एक समीकरण दिया है ना, एक्स का वर्ग ऋण एक्स प्लस बी बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा है, और एक समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस क्यू बराबर 0 के मूल गामा और डेल है। तो उस कंडीशन में इसमें और दिया है कि अल्फा बीटा और अल्फा बीटा गामा और डेल जो है वो गुणोत्तर श्रेणी में है। तो P और Q के मान, हाँ P और Q के पूर्णांक मान ज्ञात कीजिए, मतलब P और Q का हम लोगों को वो मान ज्ञात करना है जो पूर्णांक होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग इन दोनों समीकरण को लिख लेते हैं। तो इसमें से सबसे पहले तो टॉपिक ये याद रखना है कि अल्फा बीटा गामा जो है वो गुणोत्तर श्रेणी में है। तो गुणोत्तर श्रेणी की क्वालिटी होती है, गुणोत्तर श्रेणी की क्या होता है, जीपी। तो गुणोत्तर श्रेणी में पद क्या होते हैं, प्रथम पद ए होता है, सेकंड पद ए आर होता है, ए आर का स्क्वायर होता है, ए आर का घात 3 होता है, ए आर का घात 4 होता है, इस तरह से बढ़ता है। तो उसको हम लोग गुणोत्तर श्रेणी बोलते हैं। तो यहाँ पर दिया है अल्फा बीटा डेल जो है वो गुणोत्तर श्रेणी में है। तो हम लोग सबसे शुरू तो ये लिख सकते हैं कि अल्फा का मान मान लेते हैं ए है, और बीटा का मान मान लेते हैं ए आर है, और गामा का मान मान लेते हैं ए आर का स्क्वायर है, और डेल का मान मान लेते हैं ए आर का घात क्या है 3। अब इसमें से दिया है दो समीकरण दिया है, इसमें से देखते हैं पहला समीकरण क्या है। पहला समीकरण जो है वो हमारे पास है एक्स स्क्वायर ऋण एक्स धन पी। तो ये है एक्स स्क्वायर ऋण एक्स धन क्या दिया है, पी इक्वल टू क्या है 0। ठीक है, और इसके मूल अल्फा बीटा है। ठीक है, उसी तरह से एक इक्वेशन और दिया है एक्स स्क्वायर
ऋण कितना है 4x धन q बराबर क्या दिया है 0। अब इन दोनों के मूल जो है वो गामा और डेल है, तो इसको हम लोगों को निकालना है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ऐसे कर लेते हैं, इसको मैं थोड़ा साइड में लिख लेता हूँ। एक्स स्क्वायर x धन p बराबर 0, और एक दिया है एक्स स्क्वायर ऋण 4x धन q बराबर क्या है 0। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो इसमें क्या होगा, मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल का सूत्र क्या होता है, अल्फा धन बीटा। तो अल्फा धन बीटा बराबर क्या होगा, माइनस बी बटा ए। तो यहाँ पर अगर हम लोग पहला में देखें तो इसमें अगर हम लोग ए का मान देखें तो ए का मान 1 है, बी का मान जो है वो ऋण 1 है, और सी का मान पी के बराबर है। और उसी तरह से अगर हम लोग दूसरा में बात करें तो इसमें जो ए का मान है वो 1 है, बी का मान जो है वो ऋण 4 है, और सी का मान जो है वो क्यू है। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस बी बटा ए। तो माइनस बी बटा ए करेंगे तो कुल मिला के हमारे पास जो मान आएगा वो 1 आएगा। तो अल्फा धन बीटा कितना आया 1। अब देखिए यहाँ पर अल्फा धन बीटा 1 आया, उसी प्रकार से इसमें से योगफल निकालते हैं। तो इन दोनों का योगफल निकालेंगे तो इनका तो योगफल दिया है गामा धन डेल दिया है, इसके मूल क्या है गामा धन डेल है। तो ये जो हो जाएगा इसमें भी आ जाएगा माइनस बी बटा ए, तो माइनस बी कितना हो गया, ये +4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास +4। अब इसका मान रख देता हूं मैं थोड़ा सा, उसी प्रकार से गुणनफल भी देख लेते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, सी बटा ए होता है। सी बटा क्या होता है ए, तो यहाँ पर हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा, सी का मान पी है तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा पी हो जाएगा। उसी तरह से गामा इंटू डेल का मान निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा, ये क्यू के बराबर हो जाएगा। अब इसमें से हम लोग मान रख देते हैं, क्योंकि हम लोग माने हैं अल्फा धन बीटा का मान क्या माने हैं। तो यहाँ पर देखिए अल्फा को क्या माने हैं ए, और बीटा को क्या माने हैं ए आर का मान हो जाएगा ए। ठीक है, उसी तरह से तो यहाँ पर फाइनली ए कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस आर बराबर हो जाएगा ए। ठीक है, इसी तरह से इसमें से देखेंगे तो इसका मान है ए आर का वर्ग, और इसका मान दिया है ए आर का घात 3 बराबर 4। तो यहाँ पर ए आर का वर्ग कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस आर बराबर कितना आ गया 4। अब ये एक समीकरण बना और ये एक समीकरण बना, दोनों में देखिए 1 प्लस आर सेम टाइप के दिख रहे हैं, मतलब कटेंगे। तो यहाँ पर ऐसे कर देते हैं, 2 को हम लोग 1 से भाग कर देते हैं, समीकरण 2 को 1 से भाग कर देंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग भाग दे देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा, इसमें से अगर भाग दे देंगे तो ये दोनों तो कट जाएंगे, ए भी कट जाएगा। तो फाइनली ये आ जाएगा आर का वर्ग बराबर 4 आ जाएगा, 4/1 मतलब 4 आ जाएगा। तो आर का मान क्या आ जाएगा, +-2 आ जाएगा। मतलब आर के दो मान आएंगे, आर का मान हो जाएगा +2 भी आएगा, और एक क्या हो जाएगा -2 भी आएगा। अब इसका मान निकाल लेते हैं, आर का मान अगर +2 है तो क्या होगा, और आर का मान -2 है तो क्या होगा। तो इसका मान हम लोग कहाँ रखेंगे, तो इसका मान हम लोग यहाँ रख देते हैं, ये हमारे पास है ना, या ये हमारे पास है, ये प्रश्न है तो यहाँ पर रख देते हैं। तो आर का मान अगर हम लोग 2 ले लें तो यहाँ पर हमारे पास है ए, आर का मान 2 रखेंगे तो 1 + 2 = 1 हो जाएगा, तो ए का मान हो जाएगा 1/3। ठीक है, और आर का मान अगर ऋण 2 रखते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा ए 1 - 2 = 1, तो ये हो जाएगा ए का मान -1 हो जाएगा, ए का मान -1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 1/3, 1/3 क्या पूर्णांक मान होता है, तो यहाँ पर हम लोगों को बोला है कि पूर्णांक चाहिए, तो ये जो है ये तो रेशनल है, तो ये तो पूर्णांक नहीं है ना। तो इस कारण से हम लोग आर का मान 2 और ए का मान 1/3 को कैंसिल कर देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा आर का मान ऋण 2 और ए का मान ऋण 1, जो कॉम्बिनेशन है वो सही हो जाएगा। तो हमको निकालना क्या है, पी और क्यू का मान। तो पी किसके बराबर है, अल्फा इंटू बीटा के बराबर है। ठीक है, पी का मान किसके बराबर है, तो पी का मान है अल्फा इंटू क्या के बराबर, बीटा। अब देखो अल्फा का मान क्या है ए, और बीटा का मान क्या है ए आर। तो इसमें से मान रख देते हैं, तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर आर। तो ए का मान हम लोग निकाले ऋण 1 का वर्ग, और आर का मान हो गया ऋण 2, तो फाइनली ये आ जाएगा ऋण 2। उसी तरह से क्यू का मान क्या है, गामा इंटू डेल है। तो गामा इंटू डेल कैसे निकालेंगे, तो गामा का मान क्या है ए आर का वर्ग, और ये है ए आर का घात 3। तो इसको हम लोग हल करेंगे तो ये हो जाएगा ए आर का वर्ग, ए का वर्ग आर का घात कितना हो जाएगा 5, ए का मान रख देते हैं, ऋण 1 का घात कितना हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा ऋण 2 का घात कितना हो जाएगा 5, आर का मान ऋण 2 है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास, ये तो धन हो जाएगा और ये हो जाएगा ऋण 32, तो फाइनली आ जाएगा ऋण 32। तो हमारे पास जो आंसर आएंगे वो आंसर आ जाएगा ऋण 2 और ऋण 32। तो इसमें से देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें से अगर हम लोग बात करें तो ये ए ऑप्शन सही है, मतलब तीसरा क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है आपका, ऋण 2 और ऋण 32। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास चौथा प्रश्न दिया है, एक आव्यूह दिया है और इसमें से दिया है ये ओमेगा दिया है ना। ओमेगा मतलब इकाई के घनमूल दिए हैं, एक घनमूल है ओमेगा ≠ 1 है,
ओमेगा का मान 1 नहीं लेना है, और ए से एक समुच्चय दिया है, एस का मान दिया है, इसमें इस प्रकार है कि ये एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। अब व्युत्क्रमणीय आव्यूह किसको बोलते हैं? व्युत्क्रमणीय आव्यूह मतलब होता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को बोलते हैं ऐसा मैट्रिक्स जिसका अगर हम लोग मॉडुलस करें तो वो इक्वल टू जीरो नहीं आना चाहिए, इक्वल टू जीरो नहीं आना चाहिए। अगर इक्वल टू जीरो आ गया तो उसको हम लोग व्युत्क्रमणीय आव्यूह बोलते हैं, मतलब सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर ए का मॉड जीरो नहीं आया तो उसको हम लोग नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसी को हल कर लेते हैं। अब इसमें से ए बी सी का मान या तो ओमेगा है या तो ओमेगा स्क्वायर है, मतलब इसका मान 1 नहीं लेना है। तो एस के भिन्न अवयवों की संख्या बताइए। तो एस हम लोग कितने प्रकार से बना सकते हैं उसको हमको बताना है। तो सबसे पहले तो हम लोग इसका मॉडुलस निकाल लेते हैं। तो ए का अगर हम लोग मॉड कर दें तो मॉड कर देंगे तो ये हो जाएगा सारणिक ए बी ओमेगा हो जाएगा 1 हो जाएगा और सी हो जाएगा, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा हो जाएगा और ए हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग विस्तार कर लेते हैं। तो एक ले लेते हैं, तो इसको एक को लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये छूट गया ये छूट गया, तो ये हो जाएगा ए माइनस ओमेगा सी। उसी तरह से अगर माइनस ए को ले लेते हैं तो माइनस ए को, माइनस ए के नीचे को छोड़ दो तो ये हो जाएगा ओमेगा ए माइनस ओमेगा स्क्वायर सी हो जाएगा। उसी प्रकार से प्लस बी को ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, प्लस बी के नीचे को छोड़ दो तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। पहले इसका मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसका जो मान आया ये तो हो गया 0। ठीक है, तो फाइनली ये मान आया ए माइनस ओमेगा, 1 का गुणा करेंगे उतना अच्छा होगा, ए का गुणा कर दो तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर ओमेगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर सी हो गया। ये हमारे पास इसका मान आ गया। अब इसको थोड़ा सा और हल कर लेते हैं। तो इसमें से ऐसे कर लेते हैं, मतलब ए और ए वाले पद को एक साथ लिख लेता हूं। तो ए माइनस ए का वर्ग ओमेगा एक साथ लिख लेता हूं और माइनस ओमेगा सी और प्लस ए ओमेगा स्क्वायर सी ये ले लेता हूं। तो इसमें से अगर हम लोग ए कॉमन ले लें तो यहाँ पर ये जाएगी 1 माइनस क्या हो जाएगा, ए ओमेगा बचेगा। इसमें से हम लोग क्या ले लेते हैं, ओमेगा लेते हैं कॉमन और सी को भी कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर ओमेगा सी कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 माइनस क्या बचेगा, ए ओमेगा। तो फाइनली हम लोग यहाँ से और कॉमन ले सकते हैं तो 1 माइनस ए ओमेगा होगा और ये हो जाएगा ए माइनस ओमेगा सी। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोला है कि इसका मान जो है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब इसमें से देखो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, उसका जो मॉडुलस है वो 0 नहीं होना चाहिए। अब नहीं कब होगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस ए ओमेगा का मान 0 नहीं होना चाहिए। इसमें से देखो ये दोनों दिया है तो इन दोनों का मान 0 नहीं होना चाहिए, और ए माइनस ओमेगा सी का मान क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से अगर हम लोग ए का मान निकालेंगे तो ए का मान नहीं होना चाहिए, 1/ओमेगा आएगा। और यहाँ पर अगर सी का मान निकालेंगे तो सी का मान हो जाएगा ये हो जाएगा ए बटा ओमेगा हो जाएगा, नहीं होना चाहिए ना। तो यहाँ पर अगर एक का मान, यहाँ पर देखो 1/ओमेगा आया, तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओमेगा का घात 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, एक ये हो जाएगा ओमेगा का घात 3/ओमेगा। सी का मान हो जाएगा इसमें भी ए ओमेगा का घात 3/ओमेगा लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर ए का मान जो है वो ओमेगा स्क्वायर नहीं रखना है, और सी का मान क्या नहीं रखना है, सी का मान हमको ए ओमेगा स्क्वायर नहीं रखना है। ठीक है, अब देखिए ए का मान हम लोगों को ओमेगा स्क्वायर नहीं रखना है, और ये जो सी है वो तो ए पर डिपेंड कर रहा है, मतलब सी को तो आप छोड़ सकते हो, सीधा आप ए पर देखो। ए का मान आप ओमेगा स्क्वायर नहीं रख सकते, अगर ओमेगा स्क्वायर रख देंगे तो उस समय 0 हो जाएगा। तो ए का मान हम लोग ओमेगा स्क्वायर नहीं रख सकते, तो रख क्या सकते हैं, ओमेगा रख सकते हैं। देखिए हमारे पास 3 कंडीशन है, हम लोग 1 नहीं रख सकते। ठीक है, क्या क्या रख सकते हैं, ओमेगा रख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर रख सकते हैं। तो ए का मान ओमेगा स्क्वायर को तो रखना नहीं है, तो ए का मान क्या रख सकते हैं, ओमेगा। तो एक पॉसिबिलिटी ए की क्या आया, ओमेगा, है ना। अब ए का ओमेगा आया, अब सी तो उस पर डिपेंड करेगा, तो सी को तो छोड़ दो। अब बी का मान क्या होगा, तो देखो बी पर तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, बी का मान कुछ भी हो तो चल जाएगा, बी जो है वो नॉट डिपेंड है, नॉट डिपेंड। ठीक है, वो तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, मतलब बी का मान आप ओमेगा रखो तो भी चलेगा, ओमेगा स्क्वायर रखो तो भी चलेगा। तो यहां पर हमारे पास 2 कंडीशन बनेंगे, ए का मान अगर ओमेगा रखें और बी का मान ओमेगा रखें, या तो ए का मान ओमेगा रखें और बी का मान हम लोग ओमेगा का स्क्वायर रखें। तो हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी बनेगी, तो हम लोग 2 समुच्चय यहाँ पर बना सकते हैं। कुल मिला के एस के कितने समुच्चय हम लोग बना सकते हैं, 2 समुच्चय बना सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं बना सकते। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन डी जो होगा वो होगा ये 2 समुच्चय। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला है 5वां। इसमें दिया है, माना कि एक संबंध है आर
पूर्णांकों के समुच्चय इस प्रकार परिभाषित है कि आर ए बी यदि और केवल यदि ए और बी दोनों ना तो सम है और ना ही दोनों विषम है। ठीक है, ना ए और बी दोनों ना तो सम है और ना ही दोनों क्या है, विषम है, तब आर क्या है हमको निकालना है। ए ना तो दोनों ना तो सम होना चाहिए और दोनों ही विषम नहीं होना चाहिए। तो यहां पर हम लोगों को चेक करना है, स्वतुल्य चेक करना है, सममित चेक करना है और संक्रमक चेक करना है। ठीक है, तो स्वतुल्य के लिए कंडीशन क्या होता है, स्वतुल्य के लिए कंडीशन ये होता है, देखो है ना, मतलब अगर कोई आर जो होगा वो स्वतुल्य होगा तो ए और बी का जो रिलेशन होगा वो ए और ए में जो रिलेशन होगा वही रिलेशन आपका स्वतुल्य कहलाता है। कहने का मतलब इसको एक तरीका और है कि यदि आर में ए कॉमा ए बिलोंग करता है, ए कॉमा ए सेम सेम वर्ड बिलोंग करते हैं तो वो स्वतुल्य कहलाते हैं, है ना। सममित कब होता है, ये तो स्वतुल्य के लिए हो गया। स्वतुल्य कब कहते हैं कि अगर ए और बी में जो रिलेशन है वही रिलेशन ए और ए में होना चाहिए, या तो समुच्चय देखोगे तो उस समय समुच्चय में ए कॉमा ए होने चाहिए, मतलब सेम सेम संख्या होने चाहिए। कहने का मतलब डबलेट होना चाहिए, वन वन है तो वन वन होना चाहिए, टू टू होना चाहिए, थ्री थ्री होना चाहिए, इसको बोलते हैं डबलेट। मतलब ऐसे होता है तब स्वतुल्य होता है। सम्मित के लिए क्या होता है, तो सम्मित मतलब आप लोग समझ सकते हो उल्टा पुल्टा, अगर ए और बी में जो रिलेशन है वही रिलेशन बी और ए में होना चाहिए। कहने का मतलब यदि कोई आर में ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आर में बी कॉमा ए भी बिलोंग करना चाहिए, मतलब उल्टा पुल्टा होना चाहिए, मतलब एक और दो उसमें है तो दो और एक उसमें होना चाहिए। ठीक है, ये तो हुआ। इसके बाद आता है संक्रमक। संक्रमक इसके बारे में थोड़ा सा समझा दे रहा हूं, उसके बाद फिर मैं उस क्वेश्चन पर देखूंगा, है ना। तो संक्रमक किसको बोलते हैं, अगर हमारे पास कोई रिलेशन है जो ए और बी में रिलेशन है एंड वही रिलेशन बी और सी में है, ठीक है, तो उस कंडीशन में ए और सी में भी वही रिलेशन होना चाहिए, फर्स्ट और लास्ट में भी वही रिलेशन होना चाहिए। कहने का मतलब अगर हम लोग समुच्चय की दृष्टि से देखें, अगर हमारे पास ए कॉमा बी जो है वो आर में बिलोंग कर रहा है ना, और एक और चीज है बी कॉमा सी भी आर में बिलोंग कर रहा है, बी कॉमा सी भी आर में बिलोंग कर रहा है, तो उस कंडीशन में ए कॉमा सी भी आर में बिलोंग करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि एक और दो अगर आर में बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, और दो और तीन भी आर में बिलोंग कर रहे हैं, मतलब ये दोनों सेम होने चाहिए ना, ये जैसे ए बी और ये बी सी, मतलब ये दोनों सेम होने चाहिए। ठीक है, मतलब एक दो लिए हो तो अगला दो तीन ही होगा, तो ये जो एक और तीन है ये भी बिलोंग करने चाहिए आर में, तो कहने का मतलब एक और तीन भी बिलोंग करने चाहिए क्या में, आर में, तो उसको हम लोग बोलते हैं संक्रमक रिलेशन। संक्रामक रिलेशन बोलते हैं उसको हम लोग, संक्रामक बोलते हैं। और अगर वो तीनों संबंध दर्शाता है तो उसको तुल्यता संबंध के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न क्या दिया है उसको देख लीजिए। प्रश्न ये बोला है ए दोनों ना तो सम होना चाहिए और ना ही विषम होना चाहिए। कहने का मतलब दोनों सम और विषम नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब अगर हम लोग दो अवयव ले रहे हैं ए कॉमा बी, तो इसको हम लोग ए नहीं ले सकते, दोनों को सम नहीं ले सकते, मतलब दो और दो नहीं ले सकते, क्योंकि ये भी सम है और ये भी सम है, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, उसी तरह से दोनों को आप विषम भी नहीं ले सकते, एक एक, ये भी विषम है और ये भी विषम है, तो दोनों को हम लोग विषम विषम भी नहीं ले सकते। ठीक है, मतलब एक सम और एक विषम ले सकते हैं। तो कहने का मतलब हमारा तो एक रिलेशन यहीं पर खत्म, स्वतुल्य तो हो ही नहीं सकता। स्वतुल्य के लिए क्या होना चाहिए, एक एक होना चाहिए, दो दो होना चाहिए, तीन तीन होना चाहिए, जो कि है नहीं, मतलब स्वतुल्य तो नहीं है। स्वतुल्य क्या है, नहीं है, क्योंकि डबलेट नहीं है ना, डबल डबल है नहीं, मतलब स्वतुल्य तो है नहीं। अब बात करते हैं सम्मित का। तो सम्मित के ये जो संबंध है वो ऐसे है, आप एक दो ले सकते हो, मतलब एक सम और एक विषम ले सकते हो, चलो ठीक है, एक और दो, तो एक और दो लेंगे और दो और एक भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर एक और दो और एक ले सकते हैं, मतलब ये दोनों संभव है, क्योंकि ये वाला जो है विषम है पहला वाला और ये सम है। ठीक है, उसी तरह से इसका उल्टा भी, ये वाला सम है और ये वाला क्या है, विषम है, तो विषम और सम चलेगा, मतलब संक्रमण सम्मित होगा। अगर हम लोग इस रिलेशन के बारे में सिमेट्रिक देखेंगे तो ये सम्मित होगा। ठीक है, और बात करेंगे संक्रमक की। तो संक्रमक के बारे में बात करेंगे तो मान लेते हैं कि एक और दो जो है वो आर में बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, तो अगला हम लोग वही ऑप्शन ले लेते हैं, दो और तीन ले लेते हैं। तो दो और तीन जो है वो भी आर में बिलोंग कर रहा है, चलो ले लेते हैं, क्योंकि देखो ये ऐसा ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, क्योंकि देखिए ये वाला विषम है, ये वाला सम है, उसी प्रकार से इसमें भी ये वाला सम है, ये वाला विषम है, चल जाएगा, क्योंकि दोनों को ना तो सम ले सकते हो, दोनों को विषम नहीं ले, विषम
दोनों को सम नहीं ले सकते, दोनों को विषम नहीं ले सकते, मतलब एक को सम और एक को विषम ले सकते हो, तो ऐसे ले सकते हैं। तो अगला रिलेशन क्या होगा, एक और तीन होना चाहिए क्या में, आर में। अब क्या एक और तीन बिलोंग करेगा आर में, तो ये तो कदापि संभव नहीं है। क्यों, क्योंकि देखिए एक क्या है विषम और तीन भी क्या है विषम। कहने का मतलब अगर हम लोग एक सम एक विषम एक सम एक विषम लेंगे तो लास्ट जो रिलेशन होगा वो या तो सम सम हो जाएगा या विषम विषम हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये जो होगा, ये जो संबंध होगा वो संक्रमक भी नहीं होगा, ये जो रिलेशन होगा संक्रमक नहीं होगा, संक्रमक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये समझ में आ गया होगा, है ना। जैसे कि कहने का मतलब यही है कि जैसे एक और दो लिए तो ये वाला विषम है, ये वाला तो सम है। उसी तरह से दो और तीन लिए, दो और तीन ही क्यों लिया, क्योंकि ध्यान देना है ये अगर दो है तो ये भी वही होना चाहिए। अगर ये इसको पांच लिखोगे तो इसको भी पांच लिखोगे, लेकिन आप लिख नहीं सकते, एक और पांच लोगे ना, हाँ तो ये दोनों विषम विषम हो जाएंगे जो कि इस रिलेशन में है ही नहीं। एक सम और एक विषम ही लेना है, तो मतलब इसको आप छह ले सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं, इसको छह लिए तो अगला को छह और मान लो तीन ले लेते हैं। ठीक है, छह और क्या ले लिए, तीन लिए, तो अगला रिलेशन में हमारे पास एक और तीन होना चाहिए। अगला जो होगा वो एक और तीन होगा, जो कि गलत है। ये दोनों विषम हो गए ना, ये भी विषम है ये भी विषम है, तो ये ऐसा होगा नहीं, मतलब संक्रामक तो होगा नहीं। तो इस रिलेशन में फाइनली हमको ये पता चला कि इसमें डबलेट तो हो नहीं सकते, डबलेट मतलब सेम सेम होंगे, सम सम होंगे या विषम विषम, तो स्वतुल्य नहीं है, ये स्वतुल्य तो नहीं है। सम्मित है क्योंकि उल्टा पुल्टा हो सकता है, जैसे एक दो है दो एक है ये चल जाएगा, संक्रमक ये नहीं है। तो कुल मिला के सम्मित रिलेशन है। तो हम लोग इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, स्वतुल्य और सम्मित, ये तो स्वतुल्य और सम्मित गलत होगा, है ना। और अगर हम लोग अगला ले सम्मित और संक्रामक, ये भी गलत होगा। ठीक है, सम्मित है परंतु सम्मित परंतु ना तो स्वतुल्य है और ना ही संक्रामक है, ये सही होगा। तो ये हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, छठवां क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन हमारे पास दिया है छठवां जो प्रश्न है वो है ये सत्यता सारणी वाला है ना। ये सत्य सारणी बनाने वाला है। तो इसमें दिया है कि इसमें बोला है कि P और ये दिया है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं संयोजन। ये जो वर्ड होता है इसको बोलते हैं संयोजन। ठीक है, और यहां पर जो ऐसे होता है भी टाइप का उसको बोलते हैं वियोजन। इसको क्या के नाम से जानते हैं, संयोजन, और इसको क्या के नाम से जानते हैं, वियोजन। और इसको शॉर्ट ट्रिक जानने का तरीका है ना, संयोजन को कंजक्शन बोलते हैं। चलो इसके बारे में थोड़ा सा बता दे रहा हूं ताकि फिर ये समझ में आ जाए। देखो हमारे पास जो टोडियोलॉजी होता है, इसमें जो सत्यता सारणी बनाते हैं किसी भी कथन का, तो इसमें ट्रू फॉल्स लेते हैं, और इसका सही तरीका अच्छा से जानने का वो शॉर्टकट होता है कि आप टी को हमेशा 1 मानो और फॉल्स को हमेशा 0 मानो। ठीक है, और इसमें से क्या क्या संयोजन होता है, तो एक तो होता है हमारे पास, एक होता है वियोजन का, वियोजन। तो वियोजन का चिन्ह जो रहता है वो ये होता है आपका वियोजन भी टाइप का दिखता है। ठीक है, और इसका मतलब याद रखना, इसका मतलब होता है धन, वियोजन का मतलब धन होता है। और संयोजन, संयोजन जो होता है, संयोजन रहता है उल्टा भी, है ना, और इसका मतलब होता है गुणा, ये समझना। ठीक है, ये समझना। उसी प्रकार से एक होता है, ये तो संयोजन, संयोजन को अगर अंग्रेजी में बोले तो इसको हम लोग कंजक्शन, वियोजन को बोलते हैं डिसकंजक्शन। ठीक है, और संयोजन को बोलते हैं कंजक्शन। तो ये हो जाएगा कंजक्शन और ये हो जाएगा डिसकंजक्शन। ठीक है, उसी प्रकार से एक होता है ये वाला निषेध, नेविगेशन, है ना, इसको हम लोग क्या के नाम से जानते हैं, निषेध। निषेध माने उल्टा होता है, जस्ट उल्टा, उल्टा इसका मतलब उल्टा होगा, है ना, उल्टा समझो, उल्टा। ठीक है, उल्टा लेना है। उसके बाद एक ये आता है, इसको बोलते हैं हम लोग सोपाधिक, हिंदी में सोपाधिक बोलते हैं। और ये कैसे कैसे करते हैं इसको मैं बता रहा हूं ना, सोपाधिक। और इसको अगर अंग्रेजी में बोलेंगे तो इसको कंडीशनल बोलते हैं, कंडीशनल। ठीक है, और एक होता है द्विसोपाधिक, ये जो रहता है ये सिंगल लाइन भी ऐसे हो सकता है, ये वाला ऐसे भी हो सकता है, इसको बोलते हैं द्विसोपाधिक, हिंदी में बात करें तो। और इसको बोलते हैं बाई कंडीशनल, ये हो जाएगा बाई कंडीशनल हो जाएगा।
ठीक है, तो इसको हम लोग बाई कंडीशनल बोलते हैं। अब ये बनाते कैसे हैं, इसमें से देखिए, है ना, निषेध मतलब होता है जस्ट उल्टा। तो निषेध का मतलब होता है जैसे टी है, तो टी का अगर निषेध लगा दें तो वो हो जाएगा हमारे पास फॉल्स, और अगर फॉल्स का निषेध लगा दें तो वो हो जाएगा हमारे पास ट्रू। ठीक है, जस्ट उल्टा लेना है, अगर वन है तो जीरो, जीरो है तो वन लेना है। अब देखो संयोजन और वियोजन क्या होता है, तो संयोजन मतलब देखो, संयोजन बनाना है तो जैसे हमारे पास एक कथन है, पी कथन है, और एक कथन है क्यू कथन है। ठीक है, और हमको इसका बनाना है, सब चीज बनाते हैं, इसका संयोजन बना लेते हैं दोनों के बीच में। ठीक है, वियोजन बना लेते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से इसका सोपाधिक बना लेते हैं, एक सिंगल तीर लगा सकते हो, और एक द्विसोपाधिक बना लेते हैं, डबल तीर लगा सकते हो। ऐसे डबल लाइन भी लिखोगे तो भी चलेगा, सिंगल लाइन लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, अब ये हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो इसमें से पी और कथन, अगर देखो हमारे पास जो कथन होता है, अगर वो कथन एक है तो उसको हम लोग ट्रू और फॉल्स लेते हैं, मतलब दो स्टेटमेंट लेते हैं। अगर दो चीज है, पी और क्यू जब भी दिया है तो इसको हम लोगों को डबल डबल लेना है। इसमें क्या क्या ले सकते हैं, जीरो जीरो ले सकते हैं, जीरो वन ले सकते हैं, वन जीरो ले सकते हैं, और क्या बोलते हैं, वन वन ले सकते हैं। जैसे हम लोग द्विधारी संख्याओं में लेते थे ना, वैसी सेम लेना है। तो यहाँ पर ये जीरो वन का मतलब ये है कि आप एफ एफ ले सकते हो, है ना, एफ टी ले सकते हो, मतलब जीरो का मतलब एफ और टी का मतलब एक होता है, टी एफ ले सकते हो और टी टी ले सकते हो, तो ये सब ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दो कंडीशन है क्यू और पी और क्यू के बीच में, मतलब कभी भी संयोजन वियोजन वगैरह देखते हैं तो ये हमेशा दो चीजों के बीच में रहता है। तो इसमें से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास, क्या लिख सकते हैं, टी टी होगा, टी एफ होगा, किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हो आप। ठीक है, उसी तरह से एफ टी होगा और एफ एफ होगा। ठीक है, एफ टी होगा और क्या होगा, एफ एफ होगा। अब चलिए हम लोग सबको देखते हैं। देखिए, इसको समझना, इसका मतलब संयोजन, संयोजन का मतलब होता है जोड़ना, संयोजन का मतलब होता है और मतलब जोड़ना होता है, इसका मतलब जोड़ना है। ठीक है, तो देखिए ये हो गया एक, ये हो गया एक, एक और एक को जोड़ेंगे तो यहाँ दो नहीं होता ना, कभी भी बाइनरी में देखोगे तो बाइनरी में एक और एक को जोड़ते हैं तो 10 होता है, मतलब कुल मिला के एक ही लेते हैं। एक और एक को जोड़ेंगे तो एक ही लेते हैं, तो टी और टी का योग क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। उसी तरह से एफ और टी को अगर हम लोग जोड़ेंगे, सॉरी ये गलत बोला, ये जो है ना ये आपका संयोजन है, और संयोजन का मतलब गुणा होता है जी। एक मिनट एक मिनट, यहाँ पर गलत लिखा हूँ, यहाँ पर एक चीज गलत किया हुआ है, ये जो है ये गुणा है। ठीक है, इसका मतलब होता है गुणा, इसका मतलब गुणा होता है, इसका मतलब धन होता है। तो ये गुणा करना है, इसमें दोनों में क्या करना है, गुणा। उल्टा भी माने, ऐसे याद रखना, उल्टा भी माने गुणा और सीधा भी माने जोड़ना है, धन करना है। तो ये इसको गुणा करना है, तो एक एक काम, एक माने टी, है ना, और एक शून्य शून्य, शून्य माने एफ, एक शून्य एक काम, शून्य माने एफ, और शून्य 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 माने एफ। ठीक है, उसी तरह से जोड़ना है, तो ये टी टी, एक एक का एक माने टी हो जाएगा। उसी तरह से एक और जीरो का एक मतलब टी हो जाएगा, जीरो और एक का एक माने टी हो जाएगा, और जीरो और जीरो का एक जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये तो बहुत इजी है, इसको आप आराम से समझ सकते हैं। गुणा करना है तो इसको आप टी को एक और एफ को जीरो समझ करके गुणा या तो जोड़ सकते हैं। अब किसमें गुणा है और किसमें जोड़ना है उसको याद रखना, उल्टा भी माने गुणा और सीधा भी माने जोड़ना है। ठीक है, अब बात करते हैं सोपाधिक के बारे में, तीर के बारे में। तो तीर जब भी रहेगा, तीर जब भी रहेगा तो उस कंडीशन में क्या करना है, इसको अच्छे से देखना ना। तीर जब भी रहेगा तो जो सेम सेम होता है, जो सेम सेम है, जैसे टी टी है और एफ एफ है, तो टी टी को हम लोगों को टी लिखना है और एफ एफ को भी टी लिखना है। मतलब याद रखना, जब तीर रहेगा तो सेम सेम को टी, सेम सेम रहेगा तो उसको हम लोगों को क्या लिखना है, टी। अब अगर अपोजिट रहेगा तो उसको क्या लिखना है, और जो अपोजिट रहेगा, मान लो हमारे पास अपोजिट है, ठीक है, तो अपोजिट है उसके तीर को देखना है, इसको देखना है, क्या को देखना है, तीर को देखना है ना, याद रखना, तीर को देखना है, तीर को देखना है ना, और तीर जिधर बताएगा उसी को लिखना है। जैसे देखो इधर है ना, पी का तीर, पी और ये तीर किधर बता रहा है, क्यू, तो क्यू को देख के लिख देना है, क्यू को देख के लिख देना है, मतलब क्यू वाले को देख के लिख देना है। तो इसमें क्यू का मान क्या है, देख लो, इसमें अगर हम लोग क्यू का मान देखें तो क्यू का मान क्या है, एफ, तो ये हो जाएगा एफ, और इसमें क्यू का मान क्या है, टी, तो इसमें हो जाएगा टी। ठीक है, सोपाधिक मतलब एक चीज याद रख लेना ना, जैसे जो सेम सेम है, सेम सेम जो रहेगा उसको हमेशा ट्रू लेना है, और जो अपोजिट रहेगा ना तो अपोजिट के तीर को देखना है। मान लो ये जो तीर है वो क्यू तरफ बता रहा है तो क्यू को देख के लिख देना है, अगर ये तीर जो है पी तरफ आ रहा है तो पी को देख के लिख देना है।
ठीक है, मतलब देखो इधर इसमें इसका तीर किधर था, क्यू तरफ, तो क्यू क्यू वाला जो कॉलम है उसको देख के लिख देना है। तो इसमें एफ है तो एफ हो जाएगा, और इसमें टी है तो ये टी हो जाएगा। ठीक है, अब द्विसोपाधिक मतलब क्या होता है, तो द्विसोपाधिक मतलब भी वही है, सेम सेम रहेगा तो उसको टी लिखना है, सेम सेम को क्या लिखना है, टी लिखना है। तो यहां पर हो जाएगा हमारे पास टी टी का क्या हो जाएगा टी, एफ एफ का भी क्या हो जाएगा टी। अब बात आता है इन दोनों की, अब बात आता है ये विपरीत वालों की, एक टी एफ और एफ टी वालों को। तो विपरीत वालों को क्या करना है, तो इसका तो तीर दोनों तरफ है, इसका तीर दोनों तरफ है, तो किसको देखोगे, इधर को देखोगे कि इधर को। तो इसको देखना नहीं है, सीधा सा ये है कि जब भी डबल तीर रहेगा तो सीधा है, अपोजिट रहेगा तो एफ लिखना है, अपोजिट रहेगा तो हमेशा क्या लिखना है, एफ लिखना है अगर डबल तीर है तो, और सिंगल तीर है तो तीर की ओर को देखना है, तो यहां पर एफ एफ हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं, तो याद रख लेना है ना, उल्टा भी मतलब गुणा, सीधा भी मतलब जोड़ना है। तीर तो तीर वाला जब भी रहेगा तो सेम सेम को टी लेना है, अपोजिट जब भी रहेगा तो उसको तीर को देखना है, और अगर डबल तीर रहेगा, डबल तीर रहेगा तो सेम सेम को टी लेना है, और अपोजिट जो रहेगा उसको हमेशा एफ लेना है, दोनों को हमेशा एफ लेना है, क्योंकि दोनों तरफ तीर है, किसको देख के लिखूंगी। तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में ये बोला है, हमारे पास ये प्रश्न जो दिया है, इस प्रश्न में ये है कि इसमें कहा गया है कि P और एक चिन्ह है उल्टा भी, मतलब इसका मतलब याद रखना ये गुणा है, ठीक है, और ये नॉट, नॉट है ना, ये इसका मतलब नेविगेशन मतलब नॉट है, ये नॉट है, ठीक है। इसका जो मान है, और एक सीधा भी, सीधा भी मतलब धन है, तीन ही चिन्ह है, धन है, गुणा है, और ये नेविगेशन है, और ये इंप्लाइज दैट है, मतलब ये वाला चिन्ह है ना। तो इसको हम लोग बनाएंगे। तो इसमें बोला है कि इसका जो मान है वो असत्य है, इसका जो मान है वो क्या है, असत्य है, और Q और R जो है वो दोनों सत्य हैं, नहीं असत्य है, सॉरी गलत बोल दिया, Q और R जो है वो दोनों क्या है, असत्य हैं। तो उस समय P क्या होगा, P का मान क्या होगा, वो ही P हमको निकालना है। तो चलिए हम लोग इसी को सॉल्व करते जाते हैं। तो इसमें देखिए, इसको अगर हम लोग हल करेंगे तो ऐसे कर लेते हैं, इसमें मान रख देते हैं, P का मान हमको नहीं पता तो P ही रहने दो, ठीक है। ये उल्टा भी, तो उल्टा भी ही रहने दो। अब देखो R का नॉट, R का नॉट, तो R क्या है, R इसमें से बोला है देखो फॉल्स है, ठीक है, आर बोला है फॉल्स है, और क्यू भी बोला है क्या है, फॉल्स है। तो हमको पी का मान निकालना है, पी क्या चीज है वो हमको फाइंड करना है। तो अगर आर फॉल्स है तो इसका नॉट लगेगा, तो इसका नॉट क्या हो जाएगा, आर का जो नॉट होगा वो क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, टी लिख सकते हैं। अब ये हो जाएगा इंप्लाइज दैट, है ना, ये वाला चिन्ह लगा देंगे। क्यू का मान क्या है, एफ है, ठीक है, और ये जो है बी है, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। और आर का मान भी क्या है, एफ है, ठीक है। अब देखो भी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जोड़ना, तो जीरो और जीरो को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो इसको हम लोग ये लिख सकते हैं कि इंप्लाइज दैट, इसको जीरो लिख सकते हैं, मतलब एफ हो जाएगा ये। अब देखिए ये वाला कंडीशन है, ये वाला ध्यान देना है। अब देखिए इसका मान जो है, अब इसमें से इसका रिजल्ट भी दे दिया है ना, एक चीज और है इसमें, एक और चीज दिया है, इसका जो मान है वो फॉल्स है। ये जो पूरा कथन है वो किसके बराबर है, फॉल्स, मतलब इसको हमको लाना क्या है, फॉल्स। अब देखिए ये इंप्लाइज दैट ये फॉल्स कब होगा, तो यहां पर देखिए अगर ये फॉल्स है, ठीक है, अगर ये, तो इसके दो कंडीशन बन सकते हैं, या तो ये ट्रू हो सकता है या तो ये फॉल्स हो सकता है। अगर ये ट्रू हो गया है ना, तो टी और एफ बनेगा, तो टी और एफ का रिजल्ट क्या मिलेगा, एफ, जो कि सही है ना, इसका मान टी। लेकिन अगर हम लोग इसका मान एफ ले देते हैं और ये भी एफ है, तो एफ और एम का इंप्लाइड दैट क्या होता है, तो देखो तीर जब भी रहता है और दोनों सेम रहते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, टी बन जाते हैं, मतलब ये वाला कंडीशन हमारा गलत होगा। तो कहने का मतलब एफ नहीं ले सकते, अगर एफ लेंगे तो एफ और ये तीर और एफ मतलब दोनों सेम सेम है तो वो तो रिजल्ट में टी देगा, जबकि हमारा रिजल्ट किसके बराबर है, एफ के बराबर है, तो इसका मान जो होगा वो टी होगा। अब देखिए हमको यहाँ एक चीज पता चल गया कि ये जो पी है और ये जो उल्टा भी दिया है, इक्वल टू इसका जो मान है वो किसके बराबर होना चाहिए, टी के बराबर होना चाहिए। तो यहां पर बराबर मतलब तीन बराबर लेते हैं, कथन में जब भी बराबर लेते हैं तो दो बराबर नहीं लेते, तीन बराबर लेते हैं, ठीक है। अब ये देखो टी कब मिलेगा, तो इसका मतलब क्या है, गुणा। अब देखिए पी का मान क्या चीज होगा, तो ये हमको टी मिलेगा, तो क्या चीज का मतलब, ये तो एक है ना, ये भी एक है, तो इसमें क्या का गुणा करोगे तो एक मिलेगा, तो ये क्या होना चाहिए, टी होना चाहिए, मतलब एक होना चाहिए, तब तो ये गुणा एक मिलेगा। तो कहने का मतलब पी का कथन क्या आया, तो पी का जो मान आ जाएगा वो टी आ जाएगा, है ना। तो पी का मान किसके बराबर हो जाएगा, अगर हम लोग पी का मान देखेंगे तो ये टी हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग ये बोल सकते हैं कि पी का जो मान है वो किसके बराबर है, टी होगा, मतलब पी का मान सत्य होगा।
ठीक है, आप लोगों को समझ में आया होगा ये वाला। चलिए अगला, इस तरह से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, सातवां है। सातवां प्रश्न हमारे पास दिया है। सातवां प्रश्न है, यदि एक दिया है, ये महत्तम पूर्णांक फलन है। महत्तम पूर्णांक फलन क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को समझा दे रहा हूं, फिर उसके बाद इस प्रश्न को देखेंगे। तो महत्तम पूर्णांक फलन, महत्तम पूर्णांक फलन, तो महत्तम पूर्णांक फलन क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब ऐसा होता है, पूर्णांक लेना है, खाली पूर्णांक। जैसे मान लो हमारे पास 1.3 लिखा है, तो इसका जो पूर्णांक होगा वो 1 होगा। जैसे 5.7 लिखा है, तो इसका जो पूर्णांक है, पूर्णांक मतलब क्या है, 5 है। ये वाला दशमलव के पहले वाला वो 5 है। लेकिन हमेशा दशमलव के पहले वाले को नहीं लिख देना है। जैसे मान लो हमारे पास ऋण वाले आते हैं, ऋण मान लो 1.3 लिखा है, तो इसका मान जो होगा वो ऋण 1 नहीं लिखना है, बल्कि ऋण 2 हो जाएगा। अब ये कैसे हो जाता है, ये ऋण 2 कैसे लिखते हैं, ऋण 1 क्यों नहीं लिखते हैं? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है, इसको हम लोग थोड़ा सा रियल नंबर के लाइन से समझते हैं। जैसे हमारे पास एक रियल नंबर है, मान लेते हैं ये एक रियल नंबर का लाइन है ना, एक वास्तविक रेखा है, ये ऐसा है। ये हो गया हमारे पास 0, इसको ले लेते हैं 1, यहाँ पर ले लेते हैं 2, ये हो गया 3। इसी तरह से इधर ले लेते हैं ऋण 1, ये हो गया ऋण 2, ये हो गया ऋण 3। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बताता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, क्या बताता है। जैसे अगर मैं बात करूं 1.2, तो 1.2 जो होगा वो 1 और 2 के बीच में होगा, इन दोनों के बीच में होगा। ठीक है, अगर इन दोनों के बीच में कोई भी मान होता है, तो उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो 1 होता है। इन दोनों के बीच में कोई भी मान, लेकिन 2 को छोड़ के ना, 2 को नहीं लेना है, 2 को नहीं लेना है, 1 को ले सकते हो। जिसको लेते हैं वो डॉट करते हैं, तो 1 को ले सकते हो। तो इसके बीच में जो भी मान आएगा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर अगर हम लोग इस यहाँ पर अगर मान देखें 0 और 1 के बीच में, तो 0 और 1 के बीच में जो मान होगा, तो 0 को लेना है और यहां तक 1 को नहीं लेना है, क्योंकि 1 इसमें आ गया। तो इसके बीच में जो भी मान होते हैं, जैसे 0.1, 0.78, 0.56, 0, जो भी लिखो, तो वो उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो 0 होगा। ठीक है, कहने का मतलब ये जो होगा वो हमेशा 0.5, 0.7 ऐसे लिखाएगा, तो 0 ही लिख सकते हो, इसका ये वाला इंटीजर आया। उसी प्रकार से इसके बीच वाला का जो लोगे वो 2 दशमलव कुछ लिखा रहेगा, तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो क्या हो जाएगा, 2 होगा। उसी प्रकार से देखिए इधर जो लिखाएगा, इधर वाला संख्या क्या लिखाएगा, ये तो 1 दशमलव थोड़ी लिखाएगा, ये -0.5 लिखाएगा, है ना। अगर हम लोग यहाँ पर कोई संख्या लिखेंगे, मान लो 0.5 लेते हैं और माइनस में ले लेते हैं, तो -0.5 होगा, तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो -1 होगा। 0 नहीं लिखना है इसको देख करके। ठीक है, माइनस का एक और आगे इधर बढ़ जाता है। जैसे यहाँ पर कोई संख्या है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ये होगा, यहाँ पर कोई संख्या है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ये होगा। और ध्यान रहे कि इसको एक एक को छोड़ करके ना, इधर को नहीं लेना है। जैसे यहाँ पर देखोगे तो 0 को नहीं ले सकते, या ये वाला में देखोगे तो इस 1 को नहीं ले सकते, 1 इसमें आएगा, 1 इसमें गिनती आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हमारे पास देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या दिया है, देखते हैं प्रश्न को, देखते हैं। ये महत्तम पूर्णांक फलन है और महत्तम पूर्णांक फलन 1 दिया है। इसको पहले मैं लिख लेता हूं, ठीक है, यहीं पर लिख लेता हूं। चलिए देखिए यहाँ पर दिया है, इसका मान किसके बराबर है, 1। अब देखिए इसका मान 1 कब होगा, इसका मान 1 कब होगा, तो 1 इसका मान कब होगा, एक तो ये हो सकता है कि इसका मान 1 हो सकता है, अंदर का जो पूरा मान है उस अंदर का पूरा मान किसके बराबर हो, 1 के बराबर हो, तो 1 होगा। या तो इसका मान जो होगा 1 दशमलव में कुछ होगा, जैसे 1.3 होगा, 1.7 होगा, 1.99999 होगा, तो 1 होगा। लेकिन 2 नहीं हो सकता ना, 2 होगा तो फिर 2 हो जाएगा। तो कहने का मतलब इसका मान जो होगा 1 और 2 के बीच में होगा। इसका मान जो होगा, इसका मान 1 लोगे तो इसका मान जो बीच का मान होगा वो 1 और 2 के बीच में होगा। तो हम लोग इसमें ये लिख सकते हैं 2x/15 धन y/5। इसका जो मान होगा वो हमेशा 1 को ले सकते हैं, तो बराबर लोगे तो 1 से बड़ा होगा या 1 के बराबर होगा, लेकिन 2 से छोटा होगा। अरे 2 ले लोगे ना तो ये फिर 2 हो जाएगा, मतलब इसका जो मान हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, मतलब 2 नहीं ले सकते, तो इतने के बीच में होगा। अब इसको हल कर दो जी, तो इसमें से देखो सबका हर किससे कटेगा, 15 से, तो 15 से गुणा कर देते हैं, 15 से क्या कर देते हैं, गुणा। तो अगर हम लोग 15 से गुणा कर दे दोनों पक्षों में, तो ये हो जाएगा 15
इसमें 15 का गुणा करोगे तो कट गया, 2x हुआ, इसमें 15 का गुणा करोगे तो ये 15 से अगर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 तिया 15, तो ये हो जाएगा धन 3y, और ये हो जाएगा 15 से गुणा करेंगे तो 30। तो फाइनली ये जो हो जाएगा 2x धन 3y का मान 15 और 30 के बीच में होगा। लेकिन ध्यान रहे ना, किसमें बराबर लगेगा और किसमें बराबर नहीं लगेगा, इसको भी ध्यान देना है। इसमें बराबर लगेगा और इसमें बराबर नहीं लगेगा, क्योंकि दो को आप नहीं ले सकते। दो को अगर ले लोगे ना, जैसे मान लो ऐसे मैं इसका मान 2 ले लिया, हाँ तो इसका मान 2 हो जाएगा फिर, है ना। पूर्णांक संख्या का पूर्णांक होता है, एक का मान 1 होता है, ठीक है। तो एक एक होगा चलेगा, लेकिन 1.3 होगा तो 1 होगा, 1.9 होगा तो 1 होगा। तो कहने का मतलब इसका जो मान होगा 2 और 1 के बीच में होगा, 1 हो सकता है लेकिन 2 नहीं हो सकता। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि इसका जो मान होगा 2x धन 3y का मान 15 और 30 के बीच में होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, 15 को लेना है और 30 को नहीं लेना है, मतलब डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन जी, सॉरी 8वां क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन कवर कर लिए। चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन बोला है एक बल्लेबाज प्रत्येक गेंद में 0, 2, 3, 4 रन बना सकता है, इससे ज्यादा नहीं ना। और यदि उसके पास 6 गेंद है एक ओवर में, तो उसके कुल 20 रन बनाने हैं। तो उसके एन तरीके हैं, 20 रन बनाने के एन तरीके हैं। तो एन का मान क्या हो, एन को कौन विभाज्य करेगा, नहीं कि जो भी तरीका होगा उसको कौन संख्या भाग देगा, कौन संख्या उसको भाग देगा, उसको निकालना है। उसका तरीका क्या है, एन। मतलब देखो हम लोग कितना रन बना सकते हैं, 0 बन सकता है, 2 बन सकता है, 3 बन सकता है और 4, मतलब एक गेंद में इतना ही रन बन सकते हैं। ठीक है, और कितने रन बनाने हैं हमको, टोटल 20 रन, और कितने गेंद है, 6 गेंद। तो कितने पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, तो सबसे पहले तो बड़े बड़े संख्या को ले लेते हैं। तो पहला कंडीशन ये होता है, पहला कंडीशन ये है 6 गेंद में 6 को 4 तो नहीं ले सकते, 20 है। तो हम लोग ऐसे करते हैं, 4 लिए, 4 लिए, 4 लिए, 4 लिए, 4, ये 20 हो गया, 5 4, और ये हो गया 0, एक एक 0 ले लेते हैं, 5 बार 4 ले लेते हैं, 20 लेंगे तो इसमें 20 बन जाएगा। एक कंडीशन ये बन सकता है कि 5 गेंद चौका चौका मारे और एक क्या हो, 0। अब ये देखो, ये 0 यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। तो इसको हम लोग ना आगे पीछे कर सकते हैं। ये कंडीशन, ये 0 यहां होगा, 4 यहां होगा, 0 यहां होगा, 4 यहां हो सकता है। तो इसको हम लोग क्रमचय से बना सकते हैं। तो इसको हम लोग कितने तरीके से बना सकते हैं, तो इसको लिखने का तरीका हो जाएगा, देखो कितने संख्या है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 संख्या को लिखने का तरीका फैक्टोरियल 6। और देखो कितने संख्या सेम है, तो 5 संख्या सेम है तो फैक्टोरियल 5 से भाग दे दो। तो फैक्टोरियल 6 में से 6 बाहर निकालोगे तो 5 बटा क्या हो जाएगा, 5। तो फाइनल इसका कितना आया, 6। एक तो 6 तरीका हुआ। उसी तरह से अगला देखेंगे। अगला हम लोग देख सकते हैं कि अगर हम लोग एक 4 को गायब कर दें, एक 4 को गायब कर देते हैं, ठीक है। यहां पर तो 2 3 कुछ नहीं ले सकते, तो एक 4 को गायब कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 4 4 4 और 4। अब बचा कितने गेंद, अब बचा 2 गेंद। अब ये 2 गेंद में हमको कितना स्कोर करना है, 4 करना है। तो 2 गेंद में 4 कितने तरीके से बन सकते हैं, दोनों 2 2 हो जाएंगे तो 4 बन जाएंगे ना। तो ये हो जाएगा, तब 20 हो जाएगा जी। देखो दोनों गेंद को देखो, ये वाला है और ये वाला बचा है ना, तो ये 4 रन और चाहिए, तब ये 20 हो जाएगा। तो 4 को कैसे बना सकते हो, है ना। एक तो 3 1 कर सकते हो, लेकिन 3 है, 1 नहीं बना सकते, रन ही नहीं है ना। तो इसको हम लोग क्या क्या फिल कर सकते हैं, 2 और 2 फिल कर सकते हैं। तो इसको अब लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, अगर हम लोग इसको लिखेंगे तो इसको हम लोग अनियमित जमा सकते हैं ना, ये भी क्रमचय होगा, क्योंकि 2 जरूरी नहीं है कि वो 5वां गेंद में बनाए, 2 पहला गेंद में बनाए, फिर चौका 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 और 6वां 2 हो तो, या फिर दोनों 2 पहले हो और फिर चौका चौके हो तो ऐसे अलग अलग कंडीशन होते हैं। तो इसको लिखने का तरीका होगा, टोटल कितने संख्या है, 6, तो फैक्टोरियल 6। और देखो 4 कितने बार सेम है, सेम जो रहता है उतने फैक्टोरियल का भाग देते हैं। 4 4 बार है इसलिए फैक्टोरियल 4, और 2 2 बार है इसलिए फैक्टोरियल 2। तो ये हो जाएगा, इसमें से 6 और 5 को बाहर निकालो तो ये 4 हो गया, ये फैक्टोरियल 4, और 2 को बाहर निकाल दो तो 2 1 हो गया, ये 4 4 कट गया। तो यहाँ से 2 को घटाओ, 2 तिया 6, तो ये हो गया 15। तो ये हो गया एक और तरीका। उसी प्रकार से ये तो हो गया 4 4 के लिए। अगर हम लोग एक और 4 को कम करते हैं, देखो इधर तीसरा कंडीशन ये ले लेते हैं, एक 4 और कम करते हैं, एक 4 और कम कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। 3 4 कर लेते हैं, तो 3 4 अगर कर लेंगे तो यहां पर हम लोगों को और कितना चाहिए, तो 2 4 को कवर करना है, मतलब हमको 8 रन बनाना है, क्योंकि 12 रन हो गया और कितना रन चाहिए, 8। अब 8 रन कैसे बन सकते हैं, 3 गेंद में 8 रन, 3 गेंद है और बनाना कितना है, 8 रन बनाना है। तो 3 गेंद में 8 रन कैसे बन सकता है, तो 3 गेंद में 8 रन बनाने का तरीका ये है ना। एक 3 गेंद है ना, तो 4 4 0, तो ये तो 0 नहीं लेना है ना, अभी 0 वाला कंडीशन हो गया।
4 4 2 नहीं लेना है, मतलब 4 और उपयोग ही नहीं करना है, तो 4 को तो मारो गोली। अब उपयोग कर सकते हो 3 का, 2 का और 0 का, तो इसका उपयोग करके हमको 8 बनाना है। तो ऐसे करो ना, 3 को 2 बार ले लो, 2 को 1 बार ले लो, 8 बन जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 3 और 1 हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये 8 रन हो जाएंगे। तो यहां से हम लोग इसको लिखने के कितने तरीके हो जाएंगे, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 6 बटा फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 3, क्योंकि 4 3 बार है और 3 2 बार है तो 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 5 4, इसमें से 3 कट गया और 2 को बाहर निकालो, 2 1, तो 2 1 2, 2 2 ने 4, तो इसको हल करोगे तो 5 2 10, ये हो गया 60। ठीक है, और कंडीशन बनेगा, और एक आध कंडीशन बनेगा तो उसको भी हम लोग फिल कर लेते हैं। तो चौथा कंडीशन हम लोग ले लेते हैं, इसमें से देखो 4 3 4 तो ले लिए, अब 2 ठो 4 ले लेते हैं। ठीक है, तो अब हमको और कितना चाहिए, 8 हो गया, तो और हमको 12 रन चाहिए। अब देखो 12 रन, लेकिन 12 रन बनाना है आपको 2 3 और 0 का उपयोग करके, 4 का नहीं, 4 वाला हो गया, 4 को तो छोड़ते आ रहे हो ना, तो 2 और 3 और 0 का। अब 12 रन 4 गेंद में, कितने गेंद में, बाकी 4 गेंद बचा, तो 4 गेंद में 12 कैसे बनेगा, 4 गेंद में कितना रन चाहिए, 12। तो ये तभी बनेगा जब तीनों चार 3 3 रन हो, मतलब चारों 3 3 रन हो, तभी तो बनेगा। और कंडीशन हो सकता है क्या, नहीं। तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं 20 रन। तो ये हो जाएगा हमारे पास फैक्टोरियल 6, 3 कितने बार है, 4 बार, तो फैक्टोरियल 4, और 4 कितने बार है, 2 बार, तो फैक्टोरियल 2। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 और 5 बाहर निकल गया, 4 4 कट गया, 2 और 1 बाहर आ गया, तो 2 को कटाओ, 2 3 6, तो ये हो गया 5 3 15। ठीक है, और कोई कंडीशन बन सकता है क्या, तो पांचवा कंडीशन देखते हैं। पांचवा कंडीशन, अगर हम लोग 1 4 लें, ठीक है 1 4 लें, तो बाकी जो गेंद है, बाकी जो गेंद है 2 3 है ना, बाकी जो 5 गेंद है, 5 गेंद में हमको कितना रन बनाना पड़ जाएगा, 5 गेंद में हमको कितना रन बनाना पड़ जाएगा, 1 4 तो हो गया, तो 20 बनाना है, तो 20 बनाना है तो और 16 रन चाहिए। अब 5 गेंद में इसको 16 बनाओ, तो कैसे 16 करोगे, तो 16 तो हो ही नहीं सकता। अगर देखो ना 5, अगर हम लोग मैक्सिमम जो बड़ा नंबर है 3, 3 को भी अगर 5 बार ले लेते हैं तो 15 रन बनेगा, 16 बन सकता है क्या, नहीं। तो अगला ये कंडीशन और नहीं हो सकता। तो कुल मिला के इतने कंडीशन हो सकते हैं। तो इसमें से अगर हम लोग जोड़ देते हैं, तो इसका हो गया 6 तरीका, इसका हो गया 15 तरीका, इसका हो गया 60 तरीका, और इसका हो जाएगा 15 तरीका। तो अगर हम लोग कुल तरीका देखें, तो इसमें से कुल तरीका देख लेते हैं। कुल तरीका, कुल कितना हो जाएगा, 6 धन 15 धन 60 धन 15। तो अगर हम लोग इसको जोड़ दें तो ये हो जाएगा 96। अब 96 नहीं पूछा है, ये कुल तरीका है एन। अब इसको पूछा है ये इसको कौन भाग देता है, तो इसको कौन विभाजित करता है, तो 96 से कौन भाग जाएगा देख लेते हैं ऑप्शन में। तो 96 से देखो इधर 96, तो 96 से कौन भाग जाएगा, 16 से जाएगा, बिल्कुल जाएगा, है ना। 16 छक्का कितना होता है 96, 16 गुड़ी 6, 14 से नहीं जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, तो 16 से भाग जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 विभाजित करेगा। तो ये हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को आराम से जल्दी बना सकते हैं। इसमें से बोला है, 9वां जो प्रश्न है इसमें से बोला है कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या ये जो है एक गुणक होगा, मतलब एक गुणक होगा या भाग देगा, तो इसका मान क्या होगा। तो ये कहने का मतलब गणितीय आगमन सिद्धांत है, और गणितीय आगमन सिद्धांत में क्या होता है, किसी पूर्णांक संख्या के लिए सिद्ध करते हैं 1 2 3 4 5 ये सब के लिए, तो इसमें रख रख के देखते हैं, जिससे क्या वही सही है। तो इसमें से देखो हमारे पास जो फलन है एफ एन मान लेते हैं, तो ये दिया है हमारे पास 4 का घात n धन 15 n, ऋण कितना है 1। अब इसमें से 1 रख दो, तो 1 रख दो, तो 1 रखोगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो गया 15, ये हो गया ऋण 1, तो ये हो जाएगा 4, इसमें 1 घटाओगे तो ये हो जाएगा 15 3 18 हो जाएगा, है ना। 14 4 18 भी बोल सकते हो, 18। अब 18 किससे भाग जाएगा उसको देख लो, तो 18 5 से जाएगा, नहीं जाएगा, 7 से जाएगा, 7 के गुणज में आता है, नहीं आता है, 9 के में आता है, 11 के में नहीं आता है, तो ये हो गया। अगर मान लो देखो इधर, अगर हम लोग हल किए, मान लो यहाँ पर हल किए, ठीक है, और 2 ऑप्शन दे दिया, मान लो यहाँ पर 2 ऑप्शन दे दिए, है ना, यहाँ पर 18, यहाँ पर 9 भी दे दिया, और मान लो एक ऑप्शन 18 भी दे दिया, मान लो डी ऑप्शन 11 की जगह में 18 दे दिया, तो 18 से भी जा रहा है, 9 से जा रहा है, तो उस कंडीशन में आप एक में संतुष्ट नहीं रहोगे, उस कंडीशन में एफ का मान 2 रखोगे, एन का मान कितना रखोगे, 2 रखोगे, और 2 को देखोगे, उन दोनों में से एक कट जाएगा, उन दोनों में से क्या होगा, एक कट जाएगा, अगर उसमें भी सेम आता है तो 3 रख के देखोगे, ठीक है, और जो फिर उसके बाद ना 3 रखोगे, 3 में भी सही आता है तो 4 में, तो फिर वो आपको एक ऑप्शन दे देगा। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, एन का खाली मान रखना है और उसमें फिर पता कर लो कि कौन से भाज जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10वां क्वेश्चन हमारे पास है। 10वां क्वेश्चन जो है वो आव्यू का है।
10वां क्वेश्चन दिया है ए एक आव्यूह दिया है ना, और इसमें से 10 बी बराबर एक आव्यूह दिया है। यदि बी आव्यूह ए का व्युत्क्रम आव्यूह है तो अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। इसमें से बोला है कि जो बी है वो ए आव्यूह का व्युत्क्रम है ना, ये जो बी है ए का क्या है, व्युत्क्रम है। तो उस कंडीशन में हमको क्या का मान निकालना है, अल्फा का। तो सबसे पहले देखो अल्फा हमको निकालना है, ये इसका ए का ये क्या है, व्युत्क्रम है। मतलब ए का अगर इनवर्स निकालेंगे तो वो किसके बराबर है, बी के बराबर है। तो अगर हम लोग खाली बी निकालें तो बी का मान यहाँ पर बी का मान निकालेंगे तो ये 10 से सब भाग चला जाएगा, तो यहाँ पर बटा क्या आ जाएगा, 10। अब यहाँ पर टारगेट हमको करना है, ये क्या हो जाएगा, अल्फा बटा 10। अब अल्फा बटा 10 क्या होगा, व्युत्क्रम आव्यूह है तो इसको क्या बोलेंगे। तो व्युत्क्रम जब भी होता है ना तो वो ऐसे रहता है ना। जैसे अगर कोई आव्यूह जो रहता है वो ऐसे रहता है, स्मॉल ए 11 12 13, ठीक है, 21 22 23, फिर इसके बाद 24 25 सॉरी 31 32 और ये 33, मतलब 3 3 31 32 33 ऐसे नहीं पढ़ते हैं, लेकिन ऐसे बोल सकते हो, ठीक है, ये ऐसे रहता है। अब अगर इसका इनवर्स निकलता है तो जब भी इनवर्स निकालते हैं तो इनवर्स का सूत्र होता है एडजॉइंट ए बटा ए का मॉड, एडजॉइंट ए बटा ए का मॉड होता है। अब एडजॉइंट ए कैसे रहता है, तो एडजॉइंट जब भी निकालते हैं ना तो वो ऐसे जम जाता है, ये जो 11 12 13 21 22 23 31 32 33 है वो खड़ा हो जाता है, ऐसे हो जाता है, और कैपिटल ना 11 12 13, ये हो जाएगा 21 22 23, ये हो जाएगा 31 32 33, ऐसे ए में ना, तो इस तरह से हो जाता है। तो इसमें से बोला है कि बी व्युत्क्रम आव्यूह है, तो बी कहां पर है देखो, तो यहां पर हम लोग इसको क्या बोलेंगे, तो ये जो मान है ये किसका मान है, ये मान है ए 32 का। तो ए 32 का मान क्या है, अल्फा बटा हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं। अल्फा बटा कितना दिया है, 10, ये अल्फा है तो अल्फा बटा क्या है, 10। अब ए 32 यहां से निकाल लो जी। तो ए 32 कैसे निकालोगे, ए 32 ही में नहीं ना, ए 32 ही नहीं, इसमें से बटा ए का मॉड भी है, बटा ए का मॉड है, मतलब ए 32 बटा ए का मॉड का मान उतना है ना, ए 32 इसमें से भाग दोगे ना ए का मॉड का, तो ये हो जाएगा ए 32 बटा ए का मॉड हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो मान दिया है वो ए 32 बटा ए का मॉड का मान दिया है। तो हमारे पास दिया है ए 32 बटा ए का मॉड जो है वो हमारे पास अल्फा बटा कितना है, 10। अब ए 32 और ए का मॉड निकाल लो। तो यहाँ पर देखो ए आव्यूह लिख लेते हैं पहले, तो यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं, देखिए ए का मॉड निकालते हैं। तो इसमें से ए का मॉड आप लोग निकाल लेना, ए का अगर हम लोग मॉड निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास ए का मॉड, यहीं पर निकाल देता हूँ, रुको ऊपर में, ठीक है, दिखते रहेगा। ए का अगर मॉड निकालेंगे तो मॉड निकालेंगे तो सबसे पहले एक को लो, तो एक को लोगे तो ये छूटा ये छूटा ये गुणा हो जाएगा, तो एक एक कम एक धन 3 हो जाएगा, फिर धन 1 हो जाएगा, तो नीचे छूटा तो 2 1 कम 2 धन 3 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से ऋण धन 1 लोगे तो इसको लोगे धन 1, तो इसके नीचे छूटा इसके बगल छूटा, तो 2 1 कम 2 और 1 1 कम 1 हो जाएगा। तो इसका मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो गया 5, ये हो गया 1, तो कुल मिला के ए मॉड 10 आ गया। ए मॉड का मान कितना आया, 10 आया, ठीक है। अब हम लोगों को सीधा सा ए 32 पर टारगेट करना है। तो ए 32 कैसे निकालते हैं, 32 ये है, ध्यान दे देना, 32 ये स्मॉल ए 32 है, और स्मॉल ए 32 से हमको बनता है कैपिटल ए 32, ठीक है। तो इसको टारगेट करना है, तो स्मॉल ए 32 से ए 32 बनेगा, मतलब ये सहखंड है ना, तो ए 32 निकालेंगे तो इसका सूत्र होता है ए आई जे का सूत्र क्या होता है, ये होता है ऋण 1 का घात आई धन जे और एम आई जे होता है, ठीक है। तो ए 32 का मान क्या हो जाएगा, ऋण 1 का घात हो जाएगा 3 धन 2 और एम 32 मतलब उसके उसका जो है माइनर लेना है, उपसारणिक लेना है। उपसारणिक मतलब अगर ये 32 है तो इसके सीध और इसको छोड़ देना है, अब गुणा कर देना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास ऋण 3 और ये हो जाएगा ऋण 2, ठीक है। तो हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऋण 1 गुणित ऋण 5, तो हल करेंगे तो क्या आ गया, धन 5। तो ए 32 कितना आया, धन 5। अब हमारे पास फाइनली ये आ गया, देखो इधर हमारे पास दिया है ए 32 बटा ए का मॉड बराबर है अल्फा बटा 10। अब ए 32 का मान हम लोग निकाले 5 निकाले, ए का मॉड कितना आया था, 10 अल्फा, और इसका मान क्या आया, 10, तो 10 10 क्या हो गया, कट गया, तो अल्फा का मान फाइनली क्या आ गया, 5 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बाकी को आज हम लोग 10 क्वेश्चन कवर किए। अब इसी का पार्ट 2 में हम लोग बाकी 10 क्वेश्चन को कवर करेंगे, भाग 1 का जो बाकी 10 क्वेश्चन है वो पार्ट 2 में कवर करेंगे, ठीक है। चलो थैंक यू दोस्तों।